हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी आपके सामने बजट के कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका असर देश पे और देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली पर और यहाँ के आने वाले सभी लोगों पर सीधा पड़ता है। मैं मनोज जी से कहूंगा कि प्रेस वार्ता में इस विषय को रखें। भाई मनोज जी। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अपने मीडिया के सभी विद्वान साथियों को बहुत लंबे समय के बाद हम आपसे पार्टी के फ्लोर पे आपसे बात कर रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ आपके समक्ष बैठा हूं। नवीन जी ने जैसा बताया, ये बीता हुआ वर्ष जब बजट की दृष्टि से सोचा जाएगा तो हर व्यक्ति के मन में एक ही धारणा आती थी कि इतना बड़ा महामारी आया, व्यापार को नुकसान हुआ, सबके काम रुके, पूरा देश विषम परिस्थितियों से किसी प्रकार से निकला। तो निश्चित रूप से ऐसे में तो हमको आपको अपने घर का बजट बनाने में भी चिंता हुई होगी कि बाप रे बाप, अब इस साल का बजट कैसे बनाएंगे। और वही चुनौती नरेंद्र मोदी जी को भी देखनी पड़ी होगी और उसी चुनौती को आधार मान करके हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी और उनके एमओएस अनुराग ठाकुर जी को और उनकी पूरी टीम को ये चुनौती को कैसे पार करें, इसकी चिंता रही ही होगी। लेकिन देश इस समय झंकृत है। देश में खुशी का ऐसा माहौल है बजट आने के बाद कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, और नहीं लगा। हम जैसे लोगों के लिए जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में भी काम किए, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी हमारी पढ़ाई हुई है, हम सबके लिए बिल्कुल ही अचंभित करने वाला सुखद बजट है। कोई भी क्षेत्र में एक भी नया टैक्स नहीं लगा। आप लोगों ने बहुत सारी बजट की चर्चाएं करी हैं अपने अपने चैनलों पे, अपने अपने अखबारों में, बहुत सारे लोगों ने कही है। लेकिन मैं आज मूलतः 4 बिंदु की बात करूंगा जो मैं इसमें कुछ अलग देखता हूं। मैं पीछे जाता हूं 2014 के 10 साल पीछे। यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह सरकार लेड गवर्नमेंट, 10 साल में 10 बार बजट आया उनका, लेकिन एक भी बजट ऐसा नहीं था जिसको हम ये कह सकें कि ये बजट गेम चेंजर हो या इकोनॉमी को रीसेट करने वाला हो। पहली बार इकोनॉमी को रीसेट करने वाला बजट अगर आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, निर्मला सीतारमण जी के वित्त मंत्रित्व में। और इसको गेम चेंजर भी लोग कह रहे हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इकोनॉमी को रीसेट करने वाला बजट आज पूरे देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया है। हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बजट आएगा तो पीछे की बातों को देखना पड़ेगा। तो जो पीछे 2004 से 14 के 10 साल में एक ही सरकार, एक ही प्रधानमंत्री, और उसको रिमोट से भी कोई चलाता था तो वो एक ही लोग, एक ही परिवार, लेकिन इकोनॉमी को रीसेट करने वाला बजट अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 6ठे वर्ष में ही दे दिया है। ये बहुत खास है, इसको मैं इस ढंग से परिभाषित करना चाहता हूं। और दूसरा मेरा बिंदु है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आप अनाज के क्षेत्र में देखिए, आप
ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में देखिए, सड़क, रेलवे इत्यादि में ये बजट 5 गुना ज्यादा बजट में प्रावधान करता है। यह आसान नहीं है सर। अगर पहले अनाज की खरीद के लिए 236 करोड़ रुपया अगर लगता है, और अगर अब जाकर के इसमें 10,546 करोड़ का बजट का प्रावधान होता है, तो आप देख लीजिए ऐसे ऐसे 5-5 गुना। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता, आपके पास बजट है, आपके पास जानकारी है, आप इसका विवेचना करेंगे। इतने क्षेत्रों में जो मैं नाम ले रहा हूं, राशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, सड़क, रेलवे इत्यादि में 5 गुना ज्यादा बजट का प्रावधान किया है मोदी सरकार ने। यह चमत्कारिक ही नहीं है, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। और ये मैं बात इसकी कोई करेगा नहीं किया होगा, मैं इसको एक नए ढंग से लेता हूं, और यही बताता है कि नरेंद्र मोदी जी किस स्तर पे जाकर के इस बजट को सर्वजन हिताय करना चाहते हैं, सर्वस्पर्शी करना चाहते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं। मेरा 2 और पॉइंट है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाने वाला हूं। मैं तीसरा जो एक बड़ी बात देखता हूं कि इस देश में जो इनकम टैक्स देता था, बड़ी ईमानदारी से देता था, लेकिन उसको डर लगता रहता था कि कब 6 साल पूरा होगा ताकि हमारे ऊपर से तलवार हटेगी, पता नहीं कब बीच में कौन डंडा लेकर के आ जाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारी निर्मला सीतारमण जी की टीम ने, वित्त मंत्री जी ने इसको समझा, और जो 6 साल तक कभी भी रीओपन हो सकता था केस, अब उसको मात्र 3 साल का कर दिया गया। ये इस देश के हर इनकम टैक्स पेयर के लिए, अगर आप भी इनकम टैक्स देते होंगे, आपका भी कोई भाई का, किसी का बिजनेस होगा, हमारा भी बिजनेस है, हम सब यही सोचते थे भैया हम सब कुछ करने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी चीजें निकाल करके परेशान करता है डिपार्टमेंट कि किसी तरह 6 साल बीत जाए, तब हम सांस लेते थे, ओ हम अब बच गए। उसको 3 साल कर दिया गया, और 50 लाख रुपए तक हमने 2-2 लाख, 3-3 लाख के गलती से भी इधर उधर हुए केस में लोगों को पिसते देखा है, कराते देखा है। लेकिन अब 50 लाख रुपए तक, हाँ उसके ऊपर का होगा केस तो निश्चित रूप से जब चाहे उसकी रीओपन हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन 50 लाख तक के नीचे तक के केस में आप 3 साल के बाद नोबडी कैन रीओपन और क्लेम एनी टाइम। ये भारत के इतिहास में इनकम टैक्स देने वाले लोगों के लिए इतनी बड़ी राहत है कि वो किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है, मन झूम रहा है। इवन मैं खुश हूं बहुत। हम लोगों को भी, आप जानते हैं, हमें हर साल हम लोग भी 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 40-40 लाख, 50-50 लाख ऐसे टैक्स दिए हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद छोटी मोटी गलती तो हो सकती है। तो ऐसे कई करोड़ों लोगों को ये राहत देने वाला बजट है। इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। और एक अंतिम बिंदु, मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा कि आप भी बोर हो जाए, हम भी बोर हो जाए, बहुत सारी की चर्चा चल रही है। मैं आज जो अंतिम बिंदु ले रहा हूं वो ये है कि थोड़े समय बाद आपको नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन इस दुनिया के किसी अच्छे एयरपोर्ट से बेहतर दिखेगा। ये है हमारी बजट की खूबसूरती कि रेलवे स्टेशन को भी हम एयरपोर्ट की तरह सुंदर बना देंगे, और कुछ लोग तो सिर्फ सुंदरता में जाएंगे, हम इसको सुरक्षा से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। आज मेट्रो के अंदर जो भी सफर करता है वह सफर तो अच्छा है, उसका स्वच्छता से भरा हुआ है, अच्छा
लगता है जाने में, बिना शोर के जाते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि उसमें प्रवेश करना सबके लिए संभव नहीं। अगर कोई आर्म्स लेके जाना चाहे तो जा सकता है भैया। ऐसे ही अब ये शुरुआत हुई है। मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के एफर्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी सरकार के काल में वित्त मंत्री जी के बजट के प्रावधान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा रेलवे स्टेशन भी, और उसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है, कि हम उसको एक वर्ल्ड लेवल का जगह पाएंगे जहां पे कभी कभार तो लोग टूरिज्म के हिसाब से भी जा सकते हैं देखने की व्हाट इज दिस न्यू कंसेप्ट। मेरे मीडिया के विद्वान साथीगण, बाकी कई चीजों पे चर्चा हुई है। कुछ बातें हम लोग याद रखते रखेंगे ही, क्योंकि हमने 2014 में 8 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देने का हमने मोदी जी ने निर्णय लिया था। 8 करोड़ को दे दिया और फिर से निर्णय ले लिया 1 करोड़ को और देंगे। निश्चित रूप से देश में बड़े जगह पे चर्चा का विषय है, लोग चर्चा कर ही रहे हैं। दिल्ली सरकार का पहली बार बजट बढ़ा है। जब भी अपराध होते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमेटी में जब बैठते हैं तो डीसीपी लोग भी हम लोगों को बोलते हैं कि सर आप अनुशंसा करें कि हमारी संख्या बढ़ाई जाए, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि जब बजट बढ़ेगा तो हमारे पुलिस सदस्य बढ़ेंगे, उनकी भर्ती ज्यादा होगी, और भर्ती ज्यादा होने के बाद जो शिकायत आपकी होती है, केस तो हो गया, अभी आईओ जा नहीं रहा है, वहां पहुंच नहीं रहा है, उसकी एक बहुत बड़े स्तर पे उसकी चिंता की गई है। और इसके साथ साथ बहुत कुछ है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं हम अपनी तरफ से इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बधाई देना चाहते हैं। बाकी तो अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रश्न होगा कि इस विषय पे बोलो, तो हम उस पे बोल सकते हैं। लेकिन ये 5 ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, महामारी के बावजूद हुए हैं, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को, वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत बधाइयां देते हैं, अपनी लोकसभा के तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। आपका कोई सवाल हो तो? कोई सवाल हो तो आपको बता सकते हैं, वन बाय वन। अभी आप बताए नई दिल्ली स्टेशन को इसी एयरपोर्ट से भी सुंदर बनेगा, लेकिन इसके लिए तो बजट, हमको जहाँ तक हमें नॉलेज है कि ये तो सब पीपीपी मॉडल पे हो रहा है। आप केवल जमीन उनको लीज पे देंगे, बाकी सारा वो लोग करने जा रहे हैं। नहीं, उसके बाद भी हमारा पीपीपी में तो सरकार का लगता है ना। पीपीपी मोड में भी हम जब किसी को बुलाते हैं तो हमारा भी लगता है। तो हमने उसका बजट निकाला। तो आप मान लीजिए हम किसी जगह 5,000 करोड़ का एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो 2,500 करोड़ हमें देना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी ने 3 और 4 उद्योगपतियों का नाम लिया है इस बजट को। ट्वीट के द्वारा उन्होंने बोला कि इस बजट में ना किसान का ध्यान रखा है, ना जवान का ध्यान रखा है, सिर्फ 3 और 4 उद्योगपतियों के लिए बजट रखा गया है। आप देखिए, अगर आपको याद होगा, पिछली बार कृषि पर 12 लाख करोड़ का बजट था। उसके बाद वाला जो बजट था उससे थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन इस बार 16.5 लाख करोड़ का बजट है कृषि क्षेत्र। और जो 6,000 रुपया सालाना किसानों को दिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते उसको लंबे समय तक चलाने के लिए है। देखिए, अब इस देश में एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है कि क्या राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जरूरत है। ये इसमें डिस्कशन हो रहे हैं और मैं समझता हूं उनकी कई बातें बिल्कुल धरातल से अलग है और विकासवादी सिद्धांत के खिलाफ है। तो वो जो भी बात कर रहे हैं, हम दोनों तो अपनी वकालत जनता से ही करना है और जनता डिसाइड करेगी, किसान डिसाइड करेंगे, व्यापारी डिसाइड करेंगे हु इज द बेस्ट। सर, लाल किला पर जो एक एक करके करते ना जी। सर, मनोज जी, कल उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक झगड़ा हुआ है। गोपाल राय के कुछ समर्थक कुछ पैसे से मांगने की मांग, उनके भतीजे, तो क्या कहना चाहेंगे उस पे, बताएं। ये सूचना हमारे पास भी आई है। इसमें सच्चाई है कि एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है जिसमें
कमीशन लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए ये गोपाल राय जी के परिवार से और उधर उन्हीं के पार्टी से दूसरे तरफ से भी दोनों में कमीशन लेने के लिए झगड़ा हुआ है। अब इसमें डिटेल जानकारी आज मैंने मंगवाई है, लेकिन कुल मिलाकर के चीज इतना अभद्र है कि वो आम आदमी पार्टी जो कभी करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन आई थी, आज करप्शन की लूट के लिए आपस में झगड़े कर रही है। तो हम इसका जानकारी लेकर के आपको 1-2 दिन में पूरी जानकारी थ्रू पार्टी बताएंगे। जिस तरह से ये जो प्रकरण आया सामने, तो एमसीडी सदन में भी इसके जो ठेकेदार थे उसके खिलाफ आवाज उठाई जा चुकी है और जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी 3 शोकॉज नोटिस उस ठेकेदार को दिए जा चुके हैं। उसके बाद आज कल भी युवा मोर्चा ने उसके पक्ष में, जो ठेकेदार है उसके पक्ष में एक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। तो एक तरफ जब वो ठेकेदार करप्ट है तो उसको कल उसका पक्ष या उसकी पैरोकारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का 0 टॉलरेंस है। इस केस में जो आम आदमी पार्टी का चेहरा दिखाई दिया है वो अत्यंत ही निंदनीय और घृणास्पद है। इसमें जो भी जानकारी होगी अधिकारियों को और जो भी कर्मचारी हैं उनको किसी दबाव में नहीं आना है। जानकारी दे वो सक्षम पदाधिकारी के पास, उनके साथ न्याय होगा। जी हाँ, बोलो। क्यों पसंद नहीं आया? और डिफेंस के लिए तो बजट में कोई प्रोविजन रखा नहीं गया इस वक्त। डिफेंस के लिए क्या हो गया समझ लीजिए। डिफेंस के लिए भी पहले से बढ़ा हुआ बजट है मेरे भाई। नहीं, आप ऐसा नहीं कहें। देखिए, हमारे पास ये जानकारी है कि डिफेंस के लिए भी 17% की डिफेंस के बजट में बढ़ोतरी है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी इसका बहुत स्वागत किया है। और आपको पता ही है कि अभी 17 और रफाल जल्दी आ जाएंगे। एक काम कीजिएगा मनोज जी, सर, टूरिज्म में एक भी पैसा नहीं डाले। टूरिज्म का लोगों ने सूखा मर जाएगी, उसके लिए साहब को सुझाव ठीक है। देखिए, मैं टूरिज्म का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और आपको सर बताऊं कि टूरिज्म के क्षेत्र में इतना बड़ा काम होने जा रहा है। मैं भी गुलमर्ग से लौटा हूं। आप भी कभी मौका मिले तो गुलमर्ग जाइए, श्रीनगर जाइए, बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत अच्छा सिस्टम है। लोग कहते हैं कि इधर झंडा लगा दिया है, इधर तिरंगा लगा दिया है मोदी जी ने, और अभी तक आप ट्रेन से श्रीनगर नहीं जा सकते थे। आपको हम 3 साल के अंदर आपको ट्रेन से हम श्रीनगर भेजेंगे। ये सब टूरिज्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए अभी 12 घंटा लगता था, वो भी कब पहाड़ गिर जाए, रास्ता टूट जाए, पता नहीं होता था। हमने NHAI की मीटिंग लेकर के हम लोग गए थे। हम 1.5 साल के अंदर 4.5 घंटा में आपको बाई रोड जम्मू से श्रीनगर पहुंचा देंगे और श्रीनगर से गुलमर्ग तो आप मात्र 50 मिनट का रास्ता हो गया। पहलगाम जाना है तो हमने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया, लेकिन पूरे क्षेत्र में अभी हम कोणार्क मंदिर घूम के आए हैं। हम लोगों ने, चूंकि हमारे टूरिज्म के तहत, मैं आपको बता दूं, टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है और बजट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें। थैंक यू डियर।